हेलो एवरीवन। एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से मैं इंदु आसिरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की। इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, संतुष्टि का नियम भी इसे कहा जाता है। एच.एस. गोसेन ने 1854 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। ज्यों-ज्यों आवश्यकता की संतुष्टि होती जाती है, उसकी तीव्रता कम होती जाती है। तीव्रता के कम होने के कारण उसकी सीमांत उपयोगिता भी क्रमशः घटती जाती है। इस सिद्धांत की परिभाषाओं की बात करें तो गोसेन ने ही लिखा है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपयोग बिना किसी बाधा के निरंतर किया जाएगा, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता निरंतर गिरती चली जाएगी जब तक कि वह पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता। वह व्यक्ति जो है पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता। इसी तरह प्रोफेसर मार्शल ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, अन्य बातें समान रहने पर उस वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। थॉमस के अनुसार किसी वस्तु की अतिरिक्त पूर्ति की उपयोगिता इससे प्राप्त भंडार में प्रत्येक बढ़ोतरी के साथ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन गिरती हुई दर से, यहाँ तक कि अनंत वस्तु की मात्रा में अगली बढ़ोतरी से अनुपयोगिता भी प्राप्त हो सकती है। अनुपयोगिता का मतलब है कि जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वह शून्य होने के बाद ऋणात्मक भी हो जाती है। अब हम बात करें कि सिद्धांत जो है वो सामान्य तौर पर क्या कहता है। परिभाषाएं तो हमने देख ली अलग अलग अर्थशास्त्रियों की। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उपभोग की क्रिया में जैसे जैसे हमारे पास एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है, अन्य बातों के समान रहने पर उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई की उपयोगिता क्रमशः घटती हुई होती है। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है। इस अवस्था में उपभोग की गई अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता शून्य हो जाती है। इस बिंदु के बाद भी अगर उपभोग का क्रम जारी रहता है तो अगली इकाइयों से उपभोक्ता को जो उपयोगिता मिलेगी वह ऋणात्मक होगी या अनुपयोगी होगी। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसी वस्तु की संख्या तथा उसकी सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध का विश्लेषण करता है। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अब देखिए, एक वस्तु हमने ली है केला, बनाना। उसकी हमने यहाँ 9 इकाइयाँ ली है। यदि उपभोक्ता पहली इकाई का उपभोग करता है तो उसे कुल उपयोगिता मिलती है 16। पहली ही इकाई है तो उसकी सीमांत उपयोगिता भी 16 ही रहेगी। वह बनाना की दूसरी इकाई का उपभोग करता है
तो उसे उस से सीमांत उपयोगिता मिलती है 20 के बराबर। 16 और 20 दोनों मिल के 36। उपभोक्ता दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा निरंतर यदि उपभोग करता जाए वस्तु का, केले का, तो उसको मिलने वाली जो उपयोगिता है, कुल उपयोगिता, वह बढ़ती हुई है एक बिंदु तक। आप देखिए, सातवीं केले के उपभोग से जो उपभोक्ता को कुल उपयोगिता प्राप्त होती है 76, यह अधिकतम कुल उपयोगिता है। और यदि सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण किया जाए 7वीं इकाई के उपभोग तक, तो देखिए सीमांत उपयोगिता 16 से 20 दूसरी इकाई के उपभोग पर सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, जबकि उसके बाद सीमांत उपयोगिता 4 कम हुई, फिर 4 कम हुई, फिर 4 कम हुई। सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती हुई है कि जैसे जैसे उपभोक्ता केले की संख्याओं को बढ़ाता है, मतलब पहली जो है केले की इकाई का उपभोग किया, फिर दूसरे केले की इकाई का उपभोग किया, फिर तीसरे केले की इकाई का उपभोग किया, तो उसे मिलने वाली जो संतुष्टि है वो क्रमशः कम होती हुई है 20 से 16, 16 से 12, और यह 7वीं इकाई के उपभोग तक आते आते शून्य हो जाती है। कुल उपयोगिता यहाँ अधिकतम है। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता इसका उपभोग जारी रखता है, वह 8वीं इकाई का भी उपभोग कर लेता है और 9वीं इकाई का भी उपभोग करता है, तो वह उसके लिए क्या है, अनुपयोगी है, क्योंकि उसको संतुष्टि तो 7 इकाइयों के उपभोग से पूर्ण संतुष्टि मिल गई है। उसके बाद भी यदि वह उपभोग करता है तो उसे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल उपयोगिता 76 से कम होकर 72 और उसके बाद 64 हो जाती है। हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यही कहता है कि जैसे जैसे उत्तरोत्तर हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती हुई होती है। एक बिंदु पर वह शून्य होती है। उसके बाद भी यदि वस्तु का उपभोग जारी रहता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक हो जाती है। इस उदाहरण को हम यदि रेखा चित्र के द्वारा देखना चाहें तो आप रेखा चित्र देखिए। इसमें जो ये ऊपर का हिस्सा है रेखा चित्र का, यह कुल उपयोगिता को दर्शा रहा है, और जो नीचे का हिस्सा है वह सीमांत उपयोगिता को दर्शा रहा है। एक्स अक्ष पर हमने वस्तु की इकाइयाँ ली है, चूँकि हमने केले के उपभोग के बारे में चर्चा की है तो वही लिया है हमने। इस तरफ यहाँ सीमांत उपयोगिता है और यहाँ कुल उपयोगिता है। इकाइयों के निरंतर उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, पहली इकाई से 16, दूसरी इकाई से 20। तो जब यह सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है तो कुल उपयोगिता वक्र का आकार इस तरह का है। इसके बाद सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। उसके बाद कुल उपयोगिता का आकार इस तरह का, इससे पहले ऐसे और फिर इसके बाद ऐसे। 7वीं इकाई के उपभोग पर सीमांत उपयोगिता 0, 7वीं इकाई के उपभोग पर कुल उपयोगिता अधिकतम। इसके बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक, इसके बाद कुल उपयोगिता गिरती हुई दर्शाई गई है। 6ठी इकाई के उपभोग से भी कुल उपयोगिता हमारी उतनी ही है। 7वीं इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। तो यह हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है।
अब हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू क्यों होता है, क्यों किसी वस्तु के उत्तरोत्तर उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती हुई होती है। इसका पहला कारण है कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि। उपभोक्ता द्वारा किसी भी वस्तु की आवश्यकता कितनी ही तीव्र क्यों न हो, उसे वस्तु के उपभोग से संतुष्ट किया जा सकता है। धीरे जैसे जैसे हम वस्तुओं का उपभोग करते जाते हैं, उसकी तीव्रता क्रमशः कम होती जाती है। इसलिए यह नियम क्रियाशील होता है। दूसरा, हम जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं वे वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। पूर्ण स्थानापन्न नहीं होने के कारण जो उनकी आवश्यकता है, आवश्यकता की तीव्रता है, उनकी उपयोगिता है, वो कम होती जाती है। अगर हम एक वस्तु का उपभोग स्थिर रखकर दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो सीमांत उपयोगिता कम होती हुई होगी। इसी तरह एक कारण यह भी है कि आवश्यकता की तीव्रता जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है वस्तु के उपभोग से, उसकी आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है, इसलिए उसे जो है आगे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती हुई होती है। अब ये सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है। मार्शल ने कुछ मान्यताएं ली जिसके होने पर, अन्य बातें समान रहने पर यह सिद्धांत लागू होता है। वो मान्यताएं हैं, वस्तु की सभी इकाइयां, गुण, मात्रा एवं जो उनकी क्वालिटी है वह समान होगी। वस्तु के उपयोग में निरंतरता होगी, कोई टाइम गैप नहीं होगा। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति स्थिर रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता सुखमय अवस्था में ही इस नियम के क्रियाशील, उस उपभोक्ता यदि सुखमय अवस्था में है तभी यह नियम क्रियाशील होगा। उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन ये सब भी स्थिर मानी जाती है। जो वस्तु की स्थानापन्न वस्तु है उनका मूल्य परिवर्तित नहीं होगा, वह यथास्थिर रहेगा। उपभोग का स्थान जो है वह परिवर्तित नहीं होगा। गर्मी में हम एक तो एसी में बैठे बैठे ठंडे पानी का उपभोग करें, एक बाहर धूप में गर्मी में से परेशान होते हुए अंदर आके ठंडे पानी का उपभोग करें, तो सीमांत उपयोगिता में अंतर हो जाएगा। तो स्थान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की सभी इकाइयां जो हैं वो उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए, मतलब बहुत सूक्ष्म भी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। एक एक बूंद अगर हम पानी पिएंगे तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तो पर्याप्त मात्रा उन वस्तुओं की होनी चाहिए उपभोग के लिए, तो ये नियम क्रियाशील होता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी कहे गए हैं। जब उपभोग वस्तु छोटी होती है तो ये नियम क्रियाशील नहीं होता। मादक पदार्थ, शराब, गांजा इत्यादि है, उनके उपभोग के लिए ये नियम क्रियाशील नहीं होता। दुर्लभ वस्तुएं जो होती हैं उनके ऊपर यह नियम क्रियाशील नहीं होता। उपभोक्ताओं की संख्या यदि बढ़ जाए तो ये नियम नहीं लगता। हम मधुर संगीत, मीठा सुरीला गीत कितनी ही बार सुन लें, उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। अन्य व्यक्तियों के पास उपलब्ध मात्रा है वस्तु की, तो हम इस नियम की क्रियाशीलता को लागू नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि इस सिद्धांत की किन बिंदुओं पर आलोचना की गई। जो क्रमवाचक दृष्टिकोण जिन अर्थशास्त्रियों ने दिया, उन अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि हम उपयोगिता को माप ही नहीं सकते, हम उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, हम सिर्फ एक क्रम दे सकते हैं। अगर हम मुद्रा रूपी मापदंड में इसे माप रहे हैं तो मुद्रा का मूल्य ही स्थिर नहीं रहता।
वही परिवर्तित होता रहता है। चूँकि यह व्यक्तिगत विचारों पर आधारित है, इसलिए यह नियम जो है क्रियाशील नहीं हो सकता। यह नियम क्या है? माइक्रो प्रधान है, व्यष्टि प्रधान है। आधुनिक अर्थशास्त्र में हम समष्टि परक जो विश्लेषण है उसको महत्व देते हैं। यह तभी क्रियाशील होता है जब अन्य बातें समान रहे। अगर अन्य बातों में परिवर्तन हो जाए तो इस नियम की क्रियाशीलता बाध्य हो जाती है। वस्तुओं की आवश्यकता दीर्घकाल में भी संतुष्टि प्रदान करती है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकताओं की अनंतता और साधनों की सीमितता से आवश्यकता विशेष के पूर्ण संतुष्टि बिंदु की कल्पना करना उचित नहीं है। इसी तरह पूरक वस्तुओं की भी इसमें उपेक्षा की गई है। तो कई बिंदु हैं जिनके ऊपर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का अपना महत्व है। सैद्धांतिक महत्व भी है, व्यवहारिक महत्व भी है। कई सिद्धांतों का यह आधार माना गया है। सरकार की कई नीतियों के लिए हम इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं। उपभोक्ता के बचत के नियम में, समसीमांत उपयोगिता के नियम में, मूल्य सिद्धांत के नियमों में हम इसको आधार मानते हैं। उत्पादन का आधार इसे माना गया है। आधुनिक कर प्रणाली का आधार इस सिद्धांत को माना गया है। तो इस तरह से यह सिद्धांत अपना महत्व रखता है।